अगर हरियाणा के किसान ना होते तो पंजाब वाले वो तोड़ नहीं पाते थे। दिल्ली पंजाब के लोगों के लिए एक सट्टा का केंद्र रही है और नफरत का केंद्र रही है। और जब ये नारा आ गया कि ज़मीन छीनी है, कंपनियां छीन रही हैं और ये ज़मीन को बचाना है हमने, तो फिर पंजाब का कोई भी वर्ग जो है वो अछूता नहीं रहा। जब ये बिल आए जून 3 जून 5 जून को, तो पहला आर्टिकल 7 जून को आ गया था इस बिल को कटी करता हुआ। और फिर बाद में पंजाबी के अखबारों में ढेर से आर्टिकल आए, अलग अलग जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे लोग, जहाँ प्रेस के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इन बिल की बारीकियों को सामने रखा। और इसी के साथ ही अलग अलग किसान संगठनों में ये चर्चा का विषय बन गया। यूँ तो पहले ही 91 से लेकर किसान आंदोलन की या किसान समस्याओं पे जत्थेबंदियाँ, अलग अलग जत्थेबंदियाँ अपनी मुहिम लगातार चलाती आ रही थी कि ये WTO के साथ जो समझौते हो रहे हैं ये किसानी के लिए कितने घातक हैं। और ये एक लंबा प्रोसेस है 91 से लेकर 2019 तक का, इसमें ढेर से आंदोलन चले हैं। और वो आंदोलन अनाज के भाव को लेकर भी थे और कर्जा मुआफ़ी को लेकर भी थे, जिसमें छोटे किसानों को, और ऐसे मसले ढेर से। कई जगह ऐसे भी आंदोलन थे पंजाब में कि कुछ कंपनियां ज़मीन जो एक्वायर कर रही थी उसकी कीमत कम दे रही थी। कई जगह को प्लांट लगाने के लिए ये थे कि किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। और वैसे आंदोलन भी थे जैसे मानसा में है, बठिंडा में है और बरनाला, इस खत्ते में। और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो थी, क्योंकि पंजाब में किसानी की ऑर्गेनाइजेशन ढेर सी है, जितने पंजाब में क्रांतिकारी ग्रुप हैं और क्रांतिकारी के अलावा भी जो है ढेर से क्रांतिकारी संगठन है, लेकिन सभी अपने अपने ढंग से जो है वो लड़ रहे थे। लेकिन जब ये बिल आए, ये बिल आने से पहले भी एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मंच बन चुका था। 10 किसान ऑर्गेनाइजेशन वो अपना एक प्लेटफार्म बना चुके थे। 2 किसान ऑर्गेनाइजेशन जो लेफ्ट की विचारा रखते थे, वो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह और उसके साथ ही मजदूर किसान संघर्ष समिति, ये इनसे अलग रहे। लेकिन इनका ये था कि जो भी आप एक्शन लिखेंगे हम आपके साथ होंगे। मतलब संघर्ष में जो एकता थी और एक जो प्लेटफार्म बना था उससे वो थोड़ा सा दूर थे। और ये 3 जून के बाद जो जून का महीना वो एजुकेटिव मुहिम हम कह सकते हैं, लेकिन जुलाई में धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ। जैसे जुलाई में ट्रैक्टर मार्च किए, एक लेटर ड्राफ्ट किया, MP और MLA को वो दिया कि भाई ये ख़तरनाक बिल है, इस पर आप बोलें, विधानसभा में बोलें, वहाँ बोलें, यहाँ बोलें। और MLA को भी कहा, MP को भी कहा कि आप वहाँ बोलें। और इसके बाद ही ये लेटर के साथ ही पूरी मुहिम जो है वो इंटेलेक्चुअल और राजनीतिक लोग हैं उनमें चली गई। यही वजह था कि पंजाब विधानसभा में वो 3 बिल लेके आए, इसके मुकाबले में उन्होंने पास भी किए। वो क्या है क्या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि पंजाब के MLA और MP जो है वो उनको विश्वास में ये मूवमेंट ने ले लिया पहले ही अपनी प्रचार मुहिम दौरान। ये गांव में ट्रैक्टर मार्च के बाद जो है मोटरसाइकिल मार्च, कुछ कन्वेंशनें अलग अलग की। जैसे इस जुलाई के दौरान ही ये 10 संगठन जो बढ़ के एक 13 संगठन का और ग्रुप जो किसान थे उनका मंच बना हुआ था, लेकिन दोनों का जो है जुलाई में एक साझा मंच बन गया, वो 28-29 हो गए। और इन्होंने फिर कुछ कन्वेंशनें की, जैसे अमृतसर में है, जलंधर में है, बरनाला में है और बठिंडा में भी हुई, पटियाला में भी हुई। ऐसे कन्वेंशन की जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कन्वेंशन या जोन लेवल की कन्वेंशन हुई, इसमें किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी रही। गांव में ये मुहिम चलेगी, एजुकेटिव मुहिम चलेगी और लोगों को ये 3 बिलों से सबसे ख़तरनाक बिल जो एक बिल तो यही था कि वो मार्केट तोड़ रहे हैं, इसके खिलाफ भी था कि ये मार्केट क्यों तोड़ रहे हैं हमारी और क्यों नहीं खरीद कर रही सरकार। और तीसरा जो कंपनी वाला बिल था ये इसके साथ कि ये हमारी
कंपनी ज़मीन छीन लेगी। और ये पूरा आज पंजाब के घर घर में हर बच्चे के जुबान में है कि कंपनी को हम ज़मीन नहीं देंगे, अपनी ज़मीन जाने नहीं देंगे। और जब ये नारा आ गया कि ज़मीन छीनी है, कंपनियां छीन रही हैं और ये ज़मीन को बचाना है हमने, तो फिर पंजाब का कोई भी वर्ग जो है वो अछूता नहीं रहा, वो आंदोलन के दौर इसमें आ गया। सितंबर का महीना जो लगातार गांव में छोटी मीटिंग करना, कन्वेंशन करना या जो है अपने अपने रैली वगैरह निकालना, इसका भी रहा। थोड़ा जब बोले का तो पीछे चंगा। 25 सितंबर को जो है वो पंजाब बंद का आह्वान दिया और पंजाब बंद को बहुत अच्छा हुंगारा मिला, सभी लोग एक साथ थे। और उसके बाद ही 25 सितंबर के बाद ये ऐलान हो गया कि हम रेल और माल जो हैं, जो रिलायंस के माल हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, ये इन पे धरना देंगे। और अक्टूबर का महीना 1 अक्टूबर से लेकर लगातार उन रेल रोकने का, पेट्रोल पंप पे, माल पे धरने देने का वो चलता है और आज भी चल रहा है पंजाब में, यहाँ आने के बाद भी चल रहा है। ये पूरी की पूरी मुहिम जो है चली। इसी दौरान 8 को जो है वो भारत बंद का भी आता है, नवंबर का। पंजाब में तो इसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हमें और पंजाब में भारत बंद की जितनी बड़ी रही है, 26 नवंबर को भारत बंद का वो भी रहा। और इसी दौरान ही जब 25 सितंबर वाला हुआ था, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला कर लिया था कि हम जो है वो 25-26 को वो दिल्ली जाएंगे। इस समय तक किसान संगठन पंजाब वाले जो हैं वो नेशनल लेवल पे जो अलायंस बना था 250 ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें भी कुछ लोग शामिल थे और उसमें जो हमारे डॉक्टर दर्शन पाल हैं कन्वीनर भी थे। और ये प्रोग्राम को बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, इन्होंने भी स्वीकार किया, बैठ के सबकी मीटिंग हुई। भले ये उसका अंग नहीं थे, साझा जो पंजाब में फ्रंट बना था कट्टी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर दिल्ली जाना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जाएगी, हम भी 2 लाख आदमी लोग लेके जाएंगे। इन्होंने डब वाली और खनौरी बॉर्डर ये क्रॉस करने का किया। और ये जो है 25-26 नवंबर को गाँव में लगातार नवंबर का महीना एक मुहिम चली कि दिल्ली को जाना है और बिल वापस कराने के लिए हमने जो है वहाँ गुहार लगानी है, अपना नारा लगाना है। ये नारे नवंबर पहली से ही अक्टूबर नवंबर में ये पूरा माहौल बन गया था और 25-26 को लोग अपनी अपनी ट्राली लेके वो चल पड़े गाँव से ये, और हरियाणा के बॉर्डर पे वो मल्ला गए। हरियाणा के बॉर्डर में पहले ही हरियाणा सरकार ने ऐलान किया हुआ था कि हमने आगे नहीं बढ़ने देना है, दिल्ली को रोका, लेकिन लोगों की इतनी ताकत थी कि वो बैरियर भी उन्होंने तोड़े। वो आप मीडिया के ज़रिए बहुत सी जानते होंगे, बहुत सा ये आपके मीडिया पे आ गया होगा कि कैसे बैरियर लोगों ने तोड़े, क्योंकि तादाद इतनी बड़ी थी। और सबसे ज़्यादा ये था कि हरियाणा में इन किसान संगठनों का कोई ज़्यादा लिंक नहीं था। 1-2 किसान संगठन थे, जैसे भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चंडूनी वाली है वो और इसके अलावा कोई ज़्यादा लिंक नहीं था। CPI CPM के थे किसान संगठन, लेकिन वो कम थे, छोटी आकार के थे, वो ज़्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने बैरियर तोड़ने, रास्ते साफ़ करने, जहाँ सड़क खोदी हुई थी क्रेन से, उसको अपने ट्रैक्टर JCB के साथ पूरने, साफ़ करने और काफ़िले को रास्ता देने में जितनी भूमिका निभाई ये, और उसके बाद जितनी हिस्सेदारी उनकी यहाँ रही है और आज भी चल रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है। शुरू में ये सिर्फ पंजाबियत का था और पंजाबी किसानों का आंदोलन था। जब बॉर्डर पे लोग आए तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत संपर्क नहीं था, जैसा आप कह भी रहे हैं, और हरियाणा के लोगों ने काफ़ी मदद की। तो आपको क्या लगता है कि जब लोग चले थे और संगठनों ने, जब संयुक्त मोर्चा ने जब नारा दिया था, तो उसको लग रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा? हाँ, ये सभी संगठनों को यही था कि हम 25-26 को एक प्रदर्शन करके आएंगे, इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 2 ही दिन रखे थे। और दूसरा ये था कि
दरअसल हरियाणा और हरियाणा के बाहर यूँ तो 250 जो किसान संगठन हैं उनका एक मंच है और आह्वान उसी की तरफ से 25-26 का दिया गया था, लेकिन उनकी भागीदारी बहुत कम थी। ये जब पंजाब की मूवमेंट गांव-गांव वाली जो है, क्योंकि हरियाणा का बड़ा हिस्सा जो पंजाब के साथ लगता है, पंजाबी किसानों का है। पंजाबी किसानों वाली पूरी बेल्ट ने जब पंजाब वाले आए तो उनने स्वाभाविक ही है कि ये चीज़ टूटनी थी और साथ में आना था। लेकिन जब आगे बढ़े, जैसे जींद का इलाका है, रोहतक का इलाका है और आगे ये झज्जर वाला इलाका है, ये सारे इलाके जो हैं, ये इलाके इसमें हम जींद कह सकते हैं जहाँ की भूमि जो है वो किसान संघर्षों की रही है किसी न किसी रूप में। रोहतक में भी थोड़ा बहुत अमल रही है, लेकिन ये कुछ बेल्ट तो ऐसी है हरियाणा की जहाँ किसान संघर्षों की बहुत कमज़ोर धरातल रहा है, लेकिन वहाँ से इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी सपोर्ट और इतने बड़े लोग आके बैठे हैं और ये जन आंदोलन बनाने में हम चाहते हैं कि पंजाब वालों की भूमिका से ज़्यादा हरियाणा वालों की भूमिका है। अगर हरियाणा वालों की भूमिका ना होती, हो सकता है कि इंदर हमारे साथ और किस्म का व्यवहार करता। कहा जा रहा है कि जो नेता थे, जो समिति थी, संघर्ष समिति, उसका इरादा सिर्फ ये था कि हरियाणा के बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। और लेकिन जनता का दबाव इतना था पीछे से कि उनको अंततः दिल्ली के बॉर्डर तक आना पड़ा। हाँ, ये फैसला ऐसा ही था कि जहाँ हमें रोकेंगे वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन जब हरियाणा के बॉर्डर पे आए तो हरियाणा के बॉर्डर से पहले पंजाब पुलिस ने भी हमें रोका है। ये नहीं है कि पंजाब पुलिस ने नहीं रोका है, पंजाब पुलिस ने भी कई जगह रोका। और जब हरियाणा के बॉर्डर पे लोगों ने तोड़ा, ये शंभू बॉर्डर हुआ, इधर वाला हुआ, और इसमें सिर्फ पंजाब वालों के नहीं, हरियाणा के किसानों के भी साथ में शमूलियत थी। अगर हरियाणा के किसान ना होते तो पंजाब वाले वो तोड़ नहीं पाते थे। अलग अलग संगठन की अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी थी। एक तो सांझी स्ट्रेटजी यही थी कि जहाँ रोकेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन वहाँ शुरू कर देंगे, पक्का मोर्चा लगा देंगे। इसे पक्का मोर्चा हम कहते हैं, पंजाब में ऐसा ही चलता है, वहाँ पक्का मोर्चा अपना लगा देंगे। और जब वहाँ से ये थोड़ा सा युवा लोग भी थे और दोनों तरफ से, दोनों स्टेट के जो है वो किसानों की हिस्सेदारी हुई और ये चीज़ें टूटी। ये इतना ज़बरदस्त सा कुछ जगह कि वो हमें भी ये अनुमान नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त टूट के आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो लीडरशिप को साथ ही आना पड़ता है। जैसे हमारे डब वाला जो बॉर्डर है, जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वाले हैं, वो एक दिन बाद में वो उसे तोड़ के आगे निकले हैं, क्योंकि युवा लोग चाहते थे, उनका हालांकि यही था कि रुकेंगे, लेकिन युवा लोग चाहते थे कि आगे बढ़ें, तो वो एक दिन 27 को वो आगे बढ़े हैं। और संगठन को कह लो कि या लीडरशिप की सोचने या समर्थता से लोगों का ज़्यादा हुंगारा मिलना और ज़्यादा सरगर्मी जो है वो होनी। और इसमें ये भी है कि इसके बावजूद भी लोग आज भी पूरे जाब्ते में हैं। अनऑर्गेनाइज्ड समर्थन मिला है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड जो हमायत मिल रही है, समर्थन मिल रहा है, वो भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जाब्ता है उसके अधीन ही है। और ऑर्गेनाइजेशन के जाब्ते को उन्होंने जो है वो भी कबूल किया है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये अहिंसक भी नहीं हुआ और किसी तरह की ऐसी स्थिति भी नहीं आई जिससे सरकार सवाल खड़ा कर सके। जी, कितना जो ये जन आंदोलन अंदर तक बैठा है, बहुत सारे कलाकारों ने, जो पंजाब के कलाकार हैं, हरियाणा कलाकार हैं, गायक हैं, बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और जिस गाने की बड़ी धूम मची हुई है, अभी भी वायरल हो रहा है। और जनता के बीच में, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, किसान ही नहीं, सारे लोग आकर के खड़े हुए हैं। ये कितना पेनिट्रेशन आप देख पाते हैं कि कितना पेनिट्रेट हुआ है? ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा। हाँ, ये एक सामाजिक आंदोलन है। मैं इसका धरातल जो है ना वो पंजाबी कल्चर से, पंजाबी सभ्याचार से, पंजाबी इतिहास के साथ भी जुड़ता है। जैसे दिल्ली पंजाब के लोगों के लिए एक सत्ता का केंद्र रही है और नफ़रत का केंद्र रही है शुरू से ही। और इससे हम सिख मूवमेंट से लेकर आज तक का पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं।
जहाँ के तक गीतों का है, जैसे 70 के दशक में पंजाब में नक्सली लहर थी, उस समय हमारे एक बहुत ही पॉपुलर गीतकार थे संतराम उदासी, और उसकी बहुत सी कविताएँ ऐसी हैं दिल्ली को संबोधित होकर, और उसमें है दिल्ली दयाला देख देग चे बलदानी, अभी तेरा दिल ना ठहरे, मतीदास चारे वांग चले आरे वांग जीव तेरी, अजय मन मत्तियाँ करे। उसका है कि यहाँ सिख हिस्ट्री में गुरु तेग बहादुर की शहादत के साथ ही एक मतीदास थे जिनको आरे से चीरा गया था इसी दिल्ली में, और ऐसी ढेर सी मिसालें हैं, जिसलिए दिल्ली सत्ता का केंद्र जो है वो लोगों की मानसिकता में एक खड़कता है। और ये जो बाद में अब गीत आ रहे हैं वही है कि दिल्ली से टक्कर लेनी है। दिल्ली है जो आप फैसले करती है लोगों के ख़िलाफ़, और लोगों की दुश्मन जो है, लोगों की लाइफ की दुश्मन, लोगों के सभ्याचार की दुश्मन, वो दिल्ली है। और ये चीज़ हम समझते हैं कि ये पहले हमें भी नहीं था। इस आंदोलन चलाने वाले लोग जो थे, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी का हूँ, लेकिन पंजाब वाले कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि इतना पंजाब से लावा फूट पड़ेगा। लेकिन अब तो ये लावा गीतों के द्वारा, और नए गीतकार आए हैं जिन्होंने चैलेंज किया है, और ये अपने आप में जिसे हम कह लिए कि अपने इतिहास को मुड़ सुरजीत करना, दोहराना, ये चीज़ें अमल सामने आई हैं। इसकी पृष्ठभूमि कैसे आप देखते हैं, जो किसानों का आंदोलन है और जो खेती का जो हालत हुई है, जो आज जर्जर हालत हुई है पंजाब में, जो कि पंजाब लगभग 5 दशकों तक 50 साल तक इस देश की भूखमरी को मिटाया है एक तरीके से पंजाब ने। तो यहाँ पे किसानों की इतनी दुर्दशा कैसे हुई, और आत्महत्याएं हुई, और बहुत सारी खेती में नुकसान हुआ, तो इसको कैसे देखते हैं? पृष्ठभूमि थोड़ा सा आप देखो। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ है ना, 60 के दशक के पहले जो हमारे अनाज का संकट था, और अनाज का संकट दूर करने के लिए हमने पश्चिम से तकनीक जो है वो आया, कुछ लोन भी लिया वर्ल्ड बैंक से, IMF से, उसके साथ उनकी तकनीक भी वैसी आई, और वो तकनीक ऐसी थी जिसने किसानी को बहुत बुरी तरह गिरफ्त में लिया। वो तकनीक में जो पूरे का पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन वाला प्रोजेक्ट है, वो बड़ी कारपोरेशन कंपनियां जो अमेरिकन हैं या दूसरी हैं, उनको प्रफुल्लित करने वाली वो स्कीम थी ना। अनाज पे तो हमने देश को निर्भर कर दिया, लेकिन साथ में साथ जितनी महंगी कीड़े मार दवाई और जो हमें स्प्रे करते थे, खाद है, नई तकनीक की खाद है, और ये मशीनरी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ वाली मशीनरी है, और सबसे बड़ा इस पे लोन का है। हर किसान ये सब चीज़ें की पूर्ति के लिए लोन लेता है, और बैंक का लोन इंडस्ट्रियल लोन से सबसे ज़्यादा जो है वो ब्याज वाला है, और उस पे ब्याज है कि 6 महीने बाद आपको ब्याज पे ब्याज लगना लग जाता है, जिसकी वजह से किसान कर्जे की गिरफ्त में आए। यही वजह थी कि छोटा किसान जो ज़्यादा कर्जे की गिरफ्त में आ गया, जो नहीं निकल पाया, उसने रास्ता आत्महत्या का चुना, और इसके बाद बेचैन जब होता है परिवार भी, दूसरा भी, नशा भी आ जाता है, और नशे को प्लान ढंग से लाया गया है। ये नशा वैसे हमारे नौजवान नहीं करने लगे। मैं उन गांव का हूँ, अमृतसर, गुरदासपुर, ये ज़िले जहाँ सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि मालवी में नशा था, लेकिन वो अलग किस्म का नशा था, वैसा नहीं था। वहाँ नशा पहले शराब का था, लेकिन ये जो समैक और आधुनिक नशा जो आया, वो सारा ही सारा राजनीतिक लोग जो थे, जिनका 10 साल राज रहा, अकाली दल और उसके बाद कांग्रेस, इन राजनीतिक लोगों ने उनसे काफ़ी जो है वो इस धंधे से पैसे बनाए, और बड़ा एक कल्चर और तरह का प्रोस दिया था, जिसकी गिरफ्त में कुछ युवा लोग आए भी। हम ये मानते नहीं, लेकिन इसको बदनाम करने के लिए कि पंजाब के सभी युवा जो है वो नशा करने लगे, ये बात नहीं थी। आज जब ये मुहिम चली है, इसने वो सब चीज़ें तोड़ दी हैं। एक छोटा सा और सवाल करेंगे, और क्या मोगा में जो कम डेवलप इलाके हैं, जो गरीब इलाके कहलाते हैं, और जो मानसा और दूसरी जगहों का जो इलाका है, दोआबा का जो समृद्ध इलाका है, इनके कॉन्ट्राडिक्शन, जाति का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, हमारे अलग अलग
जो है ना ज़िलों की अलग अलग स्थिति है। पंजाब के कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, वहाँ 1.5 एकड़ 2 एकड़ मालकी वाले की ज़्यादा लोग हैं। आप 60-70% तक कह सकते हैं कि किसी के पास 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ वाली मालकी है। दोआबा में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर गए हैं। मालकी छोटी है लेकिन संपन्न परिवार है। किसी न किसी परिवार का हर परिवार का कोई ना कोई एक मेंबर बाहर गया है, और ये संपन्न परिवार है। इधर मालवा की अलग अलग बेल्ट की अलग अलग स्थिति है। जैसे मोगा इलाके की 2 तरह की स्थिति है। किसानी ठीक ठाक है, बाहर भी कुछ लोग गए हैं, लुधियाना से ज़्यादा बाहर गए हैं। और ये हमारा जो फिरोजपुर, बठिंडा, ये इलाका है, यहाँ से बाहर जाने वाले कम हैं। छोटी किसानी भी है, लेकिन ये एक बेल्ट फिरोजपुर की ऐसी है जो राजस्थान के बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यहाँ बड़ी ज़मीनों वाले भी हैं, जहाँ 50-50 एकड़ वाले, 100-100 एकड़ वाले ऐसे भी मतलब हैं। ये पूरी की पूरी पट्टी है। किसान संगठनों में ज़्यादातर जो हैं, जैसे अलग अलग किसान संगठनों का है, छोटी किसानी और दरमियानी किसानी, यही लोग पहले इनके मेंबर बने हैं, और वही जो है इनका मजबूत आधार है इन ऑर्गेनाइजेशन का। अब जब मूवमेंट चली है तो जो बड़े किसान हैं, दूसरे किसान हैं, वो भी साथ में लग गए हैं, लेकिन इनका मेंबरशिप और धरातल जो है इन किसान ऑर्गेनाइजेशन का, वो छोटी और गरीब किसानी वही रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो धनी किसानों का आंदोलन कह करके कुछ लोग इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो क्या उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है, क्योंकि 1991 से लेकर 2019 तक ये एक पूरा पीड़ बनता है। आप इस पीड़ का अंदाज़ा लगाओ, 30 साल का पीड़ है। 30 साल ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ढंग से कम करती आ रही है, और इनको जो शुरू से ही ज़्यादातर खब्बे सोच वाली हैं, लेफ्ट सोच वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इनको गरीब और छोटी किसानी ने ही सहारा दिया है, वही उसके मेंबर रहे हैं। मूवमेंट बन जाने के बाद आप हमारे जो हैं दूसरे लोग भी इसमें, जैसे आज हम देखें कि पंजाब का हर वर्ग जो है, भले वो धार्मिक वर्ग है, भले वो व्यापारी वर्ग है, भले वो बड़ा किसान है, वो अलग अलग ढंग से इसमें हिस्सा डाल रहा है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो आ रही हैं, कुछ चीज़ दे रही हैं, बांट रही हैं, अपने आप को वो पीछे नहीं छोड़ रहे, वो इसमें शामिल। लेकिन ये किसान मूवमेंट का जो आज भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते किसानों की ऑर्गेनाइजेशनों का, ज़्यादातर किसान ऑर्गेनाइजेशन, 1-2 किसान ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाकी किसान ऑर्गेनाइजेशन गरीब और जो छोटी किसानी है उसी आधार पे टिकी हुई हैं, वो ही उनके हैं। पहले भी इस एजिटेशन से पहले भी हमारे पंजाब में खेत मज़दूरों की ऑर्गेनाइजेशन वो साथ ही काम कर रही थी। पंजाब में कास्ट क्वेश्चन यूपी और बिहार जैसा नहीं है। इसकी वजह पंजाब में जो सिख मूवमेंट का एक बड़ा मजबूत धरातल है, जिसमें कास्ट क्वेश्चन इतना है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन उस रूप में नहीं है जैसे हम दूसरी स्टेट दूसरी में देखते हैं। इस मूवमेंट ने जो ये मुहिम चली है, इसमें खेत मजदूर भी हमारे साथ है, क्योंकि नई टेक्निक से और इन बिलों के बाद जो खेती होने वाली है, किसान के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वो मजदूर ही है। और मजदूर यही वजह है कि मजदूर साफ है। अभी ढेर से किसान खेत मजदूरों के संगठन जो हैं वो किसान मूवमेंट के साथ खड़े हैं। कुछ जगह पंजाब में किसानों और खेत मजदूरों का पंचायती ज़मीन को लेकर टकराव आया है। ये इनसे हम नहीं कहते कि ये नहीं आया, लेकिन ये बड़ी किसानी और खेत मजदूरों के दरमियान था, जो सत्ता में थी और सत्ता के उस पोस्ट थी जहाँ वो सरकारी ज़मीन, पंचायती ज़मीन को हड़पना चाहती थी, अपने कब्जे में रख, वहाँ टकरा आया। लेकिन वो टकरा आर्थिक ज़्यादा था, कास्ट वाला कम था, उसमें अंश आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसमें ज़्यादा अंश ये था। और इस आंदोलन को हम कह सकते हैं कि पंजाब के इस आंदोलन के बाद आज पंजाब में
कास्ट क्वेश्चन बहुत दूर चला गया है। सबसे पहले ये है कि स्टेट के खिलाफ लड़ाई है और ये चीज़ें जो है वो ख़त्म है। आप देखेंगे यहाँ लंगर लगे हैं और साथ में एक खेत मजदूर बैठा है, साथ में किसान बैठा है, साथ खाना खा रहे हैं। किसान और मजदूर इकट्ठे सो रहे हैं। कोई चीज़ आती है, दान की आती है, तो वो पहले मजदूर को देते हैं कि ले भाई तेरे पास कपड़ा नहीं है तू ले ले। और ये चीज़ें टूटी हैं कल्चर के रूप में, ये चीज़ें टूटी हैं। अंतिम सवाल कि इसका भविष्य क्या देखते हैं इस पूरे आंदोलन का? ये देखो, ये चीज़ें अलग है कि ये सत्ता में बैठे लोग इस आंदोलन के प्रति क्या फ़ैसला लें, क्योंकि बिल वापस हो या ना हो। लेकिन एक चीज़ है कि इस आंदोलन ने सबसे पहले कारपोरेट पूंजी के खिलाफ पंजाब के बच्चे बच्चे में नफरत भर दी है कि हमारा दुश्मन कारपोरेट पूंजी है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर से लेकर आज तक हमें लूटता आ रहा है और पूरी तरह तबाह करने पर तुला हुआ है। पहला सवाल तो ये है। सेकंड सवाल ये है कि सब लोगों को ये मालूम हो गया है कि हमें बचना है, पंजाब को बचाना है, पंजाब के कल्चर को बचाना है, किसानी को बचाना है, तो एक साथ लड़ना होगा। लड़ाई का दुश्मन भी सीधा हो गया और ये सेकंड क्वेश्चन आ गया कि अकेले अकेले आप नहीं लड़ सकते। अब 30-40 लोग संगठन एक साथ हैं पंजाब के और देश के संगठन साथ हैं, तो वो आगे जो है ये दुश्मन, ये दो चीज़ें तो बहुत साफ़ होगी। हमारा युवा सबसे युवा, मैं पीछे छोड़ गया हूँ सवाल, कि वो युवा कॉलेजों में, घरों में, गाँव में जो जहाँ लिख के रखता था अपने जैकेट पे आई लव यू, लड़कियों को ये है ऐसा है, अब उनके बिल्ले लगे हैं आई लव किसान, मैं किसान का पुत्र हूँ। ये एक कल्चर चेंज है, ये ऐसी चेंज है कि नौजवान के मन में और नौजवान के दिमाग में ये आ गया है कि जो लड़ाई हमारी पुरानी पीढ़ी लड़ती आ रही है इसे आगे लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि इन नौजवानों के आगे आदर्श भी है, वो भगत सिंह है। और आप कहीं जाएं, ट्राली पे नारे लिखे हैं, भगत सिंह की फ़ोटो है, जगह जगह लिखा है कि जब तक शोषण मुक्त नहीं होगा समाज, तब तक जो है ऐसे पूंजीवादी सिस्टम से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। और ये नारा जो भगत सिंह का था, जिसको अगर युवा ने अपना लिया तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ी प्राप्ति है, वो आगे इस मूवमेंट को ले जाएंगे और इस कारपोरेट पूंजी को जो है वो दुश्मन मान के इसको तबाह करके इससे मुक्त करा के एक ऐसा समाज जो वर्ग विहीन समाज हो, कास्ट विहीन समाज हो, बराबरी वाला समाज हो, सभी को बराबर के अधिकारों वाला समाज हो। हम तो ये भी देखते हैं कि इस आंदोलन के बाद गांव में एक नई लहर भी छिड़ेगी, जिसमें छोटी किसानी जो है वो अपनी मिलकर खेती करने वाली तकनीक, जिससे महंगी तकनीक से छुटकारा कैसा पाया जाए, क्योंकि ये चर्चा भी आ गई है कि अब जो है कलेक्टिव फार्मिंग, जो चाइना की तर्ज के, रूस की तर्ज से ऐसी भी क्यों ना एक शुरुआत की जाए जिससे छोटी किसानी को बचाया जा सके। और किसान मिलकर अगर काम करने लगे तो ये एक सोसाइटी में एक नई सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो बन रहा है। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या सामूहिक फार्मिंग की कोशिश कर रहे हैं क्या किसान संगठन? हाँ, ये चीज़ें आ रही हैं। अब जब आपके दिमाग में आ जाती हैं, लिखत में आ जाती हैं, तो फिर ये अमली रूप में भी आ जाती हैं। जब ये चीज़ आ गई है, विचार आ गया है, विचार आने के बाद उस पर तकनीकी तौर पे अमल करना है, अमल में लाना है, ये चीज़ें आएंगी। पहले भी हमारे कुछ गांव में जहां खेत मजदूर ने सांझी खेती की है, कलेक्टिव एग्रीकल्चर किया है कुछ गांव में, वो इसका मिसाल है। अभी है ऐसा? हाँ, जहां कुछ संगरूर के गांव हैं जहां पंचायत की ज़मीन उन्होंने सांझे तौर पे ली, सांझी खेती की, और ये एक अंश अभी कर रहे हैं, की नहीं अभी कर रहे हैं। वो 2-3 साल से ये एक तजर्बा जो है वो है। कुछ और कहना चाहेंगे? लास्ट कुछ और कहना चाहेंगे इसके अलावा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस किसान आंदोलन जो पंजाब का उठा है, इसमें जो सनती मजदूरों की हिस्सेदारी है, जैसे
उनको आना चाहिए, क्योंकि तीसरा बिल जो है जिसे हम कहें कि वो भंडारण का के संबंध में है, वो जमाखोरी वाला है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित आम लोगों और मजदूरों को करेगा। अगर हम भी खुद उस बिल को मजदूरों को समझाने में इतने नहीं कर पाए, अगर वो चीज़ हो जाती तो सनती मजदूर भी जो है वो आ जाते कि ये में जमाखोरी वाला कानून जो ला के ला रहे हैं ये बंद होना चाहिए, और इससे जो है वो समाज